तहत उनकी शक्तियां पुनः बहाल की जाती हैं और उनको कहा जाता है विकेंद्रीय। पहले क्या थी ये शक्तियां? केंद्रीयकरण के क्रम में चलती थी, अब इनको कहा जाता है कि अब आप विकेंद्रीयकरण करिए। अब आप विकेंद्रीयकरण यानी कि विकेंद्रीयकरण का मतलब कि अब अपनी शक्तियों को बढ़ाइए और अपना क्षेत्र बढ़ाइए, विकेंद्रीकरण की जाती। लॉर्ड कैनिंग को जैसा कि हमने देखा कि लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं, लॉर्ड कैनिंग इसमें से एक विभागीय प्रणाली की शुरुआत करते हैं। विभागीय प्रणाली मतलब कहें तो पोर्टफोलियो यानी मंत्रिमंडल। आप सभी को चैत्र नवरात्रि हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, यही इच्छा मनोकामना लेके आप सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एक बार पुनः देता हूं। तो आइए देखते हैं, आज का टॉपिक है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। जैसा कि आप देख रहे होंगे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, अभी हमने कल देखा था 1858 का भारत शासन अधिनियम, अभी हमने कल देखा था 1858 का भारत शासन अधिनियम। आज है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। जैसा कि देखा था कल 1858 के भारत शासन अधिनियम में, 1858 के भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम होता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। जैसे देखा था एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस होता है। और भारत शासन अधिनियम का स्टार्टिंग कहाँ से होती है? भारत शासन अधिनियम 1857 का जब सिपाही विद्रोह होता है उससे भारत शासन अधिनियम की एक स्टार्टिंग जरूरत पड़ती है ब्रिटिश शासन को। ब्रिटिश शासन तभी 1858 का भारत शासन अधिनियम महारानी विक्टोरिया के द्वारा लॉर्ड कैनिंग लेके आते हैं और जो शाही दरबार चल रहा था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, उस मिंटो पार्क में वो प्रस्ताव रखते हैं और भारत शासन अधिनियम 1858 लागू किया जाता है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 क्या है उसको आगे देखेंगे। भारतीय परिषद 1861 क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद का विस्तार किया जाता है। जो भारतीय परिषद होती है, जो विधान परिषद होती है, केंद्रीय विधान परिषद होती है, उसका विस्तार किया जाता है। जो एक विस्तार जो 1858 के भारत शासन अधिनियम बनाया जाता है और उसमें से एक सचिवालय नियुक्त किया जाता है जिसका प्रमुख सचिव के रूप में लॉर्ड स्टॉलिन को बनाया जाता है। प्रमुख सचिव के रूप में लॉर्ड स्टॉलिन को बनाया जाता है। उसी क्रम को आज आगे देखेंगे। और 1861 का नियम भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद जो विधान परिषद होती है उस विधान परिषद का विस्तार यानी कि उस विधान परिषद का विस्तार फैलाव किया जाता है, विस्तार किया जाता है। उस विधान परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया जाता है, एक विधि सदस्य शामिल किया गया है। अभी तक विधान परिषद में 4 सदस्य होते थे, अब विधान परिषद में 5 सदस्य हो जाते हैं। 1861 के भारत शासन अधिनियम में, वो भारतीय परिषद अधिनियम में 5 सदस्य होते हैं। और इसी अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम एक व्यवस्था लागू की जाती है। इसी अधिनियम के द्वारा एक व्यवस्था लागू की जाती है जो केंद्रीय विधान परिषद होती है। उस विधान परिषद में कम से कम 6 अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान किया जाता है। 12 सदस्यों का प्रावधान किया जाता है, जिनमें से आधे गैर सरकारी और आधे सरकारी होते हैं। अगर 6 नियुक्त किए जाएंगे तो 3 गैर सरकारी होंगे, अगर 12 नियुक्त किए जाएंगे तो 6 गैर सरकारी होंगे और 6 सरकारी होंगे। आधे आधे का हकदार होता है। यानी कि गैर सरकारी की बात करें तो भारतीयों का यह पहला अधिनियम है जिनमें से भारतीयों को अपना प्रतिनिधित्व करने का, विधान परिषद में अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है, अवसर दिया जाता है। भारतीयों को भी अवसर दिया जाता है, तो जिसकी अवधि सिर्फ 2 साल की होती है, इसे केंद्रीय विधान परिषद में वह 3 भारतीय होते हैं जिनको शामिल किया जाता है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन 3 लोगों को भारतीय विधान परिषद में शामिल किया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया जाता है। जो विधान परिषद होती है उसमें वो शामिल किया जाता है। और इसी अधिनियम में भारतीयों को पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में यानी विधान परिषद में अपना प्रतिनिधित्व, अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है। 1861 के अधिनियम के आधार पर लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली की शुरुआत करते हैं। यानी कि विभागीय प्रणाली कहें तो लॉर्ड कैनिंग पोर्टफोलियो यानी कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था करते हैं।
जिन्हें लॉर्ड कैनिंग को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता भी कहते हैं। तो आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। हर एक टॉपिक के साथ आपको वन स्टडी चैनल में फ्री वीडियो देखने को मिलेगा, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होता, फ्री में सब कुछ मिलेगा। एक एक टॉपिक, एक एक संविधान का हो या हिस्ट्री का हो, सारे टॉपिक आपको एक एक टॉपिक पे किसी पे छोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे करके आगे पढ़ते जाएंगे। सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, आप सपोर्ट करिए, एक बार सपोर्ट करिए, फिर देखते हैं मजा कितना आता है। तो आइए देखते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के भारतीय परिषद नियम में इसके द्वारा, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है केंद्रीय विधान परिषद जो होती है, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार विस्तार किया जाता है, विस्तार किया जाता है, जिसमें से विस्तार के माध्यम से विस्तार किया जाता है। इसमें से एक विधि सदस्य नियुक्ति किया जाता है। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है, विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। विधि सदस्य की नियुक्ति करने के बाद अब जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 5 हो जाती है। अभी तक विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 4 होती है, अब यह बढ़ के 5 हो जाती है। इसमें से एक, इस अधिनियम में एक विधि सदस्य जो विधि बनाने का काम करेगा शामिल किया जाता है। विधि सदस्य शामिल किया जाता है, विधि सदस्य शामिल किया जाता है। अब है इनकी संख्या, अब सदस्यों की संख्या 5 हो जाती है। अब सदस्यों की संख्या 5 हो जाती है। ठीक है, अब सदस्यों की संख्या 5 हो जाती है। अभी तक सदस्यों की संख्या 4 होती है, अब बढ़ के 5 हो जाती है। इसमें से एक व्यवस्था और की जाती है, इसमें से एक किया जाता है कि इस नियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में कम से कम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों का चुनने का प्रावधान किया गया है। कम से कम 6 सदस्य चुने जाएंगे और अधिकतम 12 सदस्य चुने जा सकते हैं, इसका एक प्रावधान किया जाता है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में कम से कम 6 सदस्य, अधिकतम 12 सदस्य सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अधिकतम 12 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। इनमें से क्या होगा, इनमें से आधे सदस्य, इसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, गैर सरकारी होंगे, यानी कि
आधे सदस्य भारतीय होंगे और आधे ब्रिटिश संसद में होंगे, ब्रिटिश होंगे, आधे ब्रिटिश संसद से आए होंगे और आधे भारतीय होंगे जिनको शामिल किया जाएगा। इसी में 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। पहले होते हैं बनारस के राजा, दूसरे पटियाला के महाराजा, और इसी क्रम में तीसरे होते हैं सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, ये 3 भारतीय होते हैं जिनको केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया जाता है, केंद्रीय विधान परिषद में शामिल किया जाता है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम में पहली बार भारतीयों को अपना केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार भारतीयों को अपना केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बात है। उसके बाद अवसर प्राप्त होता है। इसी में 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम, वो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में 1861 के भारतीय अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली की शुरुआत करते हैं। विभागीय प्रणाली शुरू करते हैं। लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली शुरू करते हैं। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग को पोर्टफोलियो तथा पोर्टफोलियो यानी कि मंत्रिमंडली
पोर्टफोलियो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। जन्मदाता कहा जाता है। पोर्टफोलियो यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। इसी क्रम में इसी अधिनियम में गवर्नर जनरल वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी देता है। इसी 1861 के अधिनियम में गवर्नर जनरल वायसराय 1861 का अधिनियम गवर्नर जनरल वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। शक्ति प्राप्त होती है। इस अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। केंद्रीय विधान परिषद में वीटो का अधिकार भी प्रदान किया जा सकता है। प्रदान किया गया। केंद्रीय परिषद में वीटो का भी अधिकार प्रदान किया गया। वीटो का भी अधिकार प्रदान किया जाता है। केंद्र 1861 के अधिनियम के द्वारा मद्रास बंबई के गवर्नरों की जो शक्तियां होती हैं उनको बहाल कर दिया जाता है। जो शक्तियां होती हैं जो उनको बहाल कर दिया जाता है। बंबई, मद्रास के गवर्नर शक्ति बहाल शक्ति को बहाल कर दिया जाता है। और शक्ति को बहाल कर दिया जाता है और इसी बहाल करने के साथ विकेंद्रीकरण की अनुमति दी जाती है। विकेंद्रीकरण की अनुमति दे दी जाती है। बहाल करके विकेंद्रीकरण की दे दी जाती है। विकेंद्रीकरण की अनुमति दे दी जाती है। विकेंद्रीकरण की भी अनुमति दे दी जाती है। 1861 के अधिनियम में ही मद्रास, बंबई, कोलकाता 1861 के अधिनियम में ही मद्रास, बंबई, कोलकाता मद्रास, बंबई, कोलकाता में 1862 अधिनियम 1861 और सन 1862 में उच्चतम न्यायालयों की स्थापना की जाती है, यानी कि हाई कोर्टों की स्थापना की जाती है। हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है 1862 में।
हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है। और 1861 के अधिनियम के तहत 3 प्रांतों में विधान परिषदें भी खोली जाती है। इन्हीं 3 प्रांतों में विधान परिषद खोली जाती है। 1861 में बंगाल में, वो सॉरी 61 कह रहा हूं, 62 में, 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में बंगाल, 1862 में बंगाल में, और 1886 में उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में, 1886 में उत्तर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में, और 1897 में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया जाता है। पंजाब में 1896 में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया जाता है। गठन किया जाता है। ये 3 प्रांतों थी। 1862 में बंगाल में विधान परिषद का गठन होता है, 1886 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों में परिषद का गठन होता है, और 1896 में पंजाब में विधान परिषद का गठन होता है। वो भी होता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत किया जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत 3 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया जाता है। 1862 में बंगाल में, 1886 पे होता है उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में, और 1897 में किया जाता है पंजाब में विधान परिषद का गठन किया जाता है। और 1861 के अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई में सन 1862 में, 1861 के भारतीय विधान परिषद के तहत सन 1862 में मद्रास और बंबई और कोलकाता यानी कि तीनों जगहों में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती। इसके पहले 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1874 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जा चुकी है। 1861 के अधिनियम में ही जो मद्रास और बंबई के गवर्नर होते हैं, जो 1873 के अधिनियम के तहत मद्रास, बंबई और कोलकाता बंगाल, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर होते हैं, उनमें से मद्रास और बंबई के गवर्नरों की जो शक्तियां छीन ली जाती हैं 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 के अधिनियम के व्यवस्था का जन्मदाता भी लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में जो होता है गवर्नर जनरल वायसराय होता है, उसको अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति मिलती है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में। और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में वीटो का भी प्रयोग किया जा सकता है। वीटो का भी प्रयोग किया जा सकता है, वो भी कहां? केंद्रीय विधान परिषद में। वो भी केंद्रीय विधान परिषद में। इसी अधिनियम में भारतीयों को पहली बार अपना प्रतिनिधित्व करने का केंद्रीय विधान परिषद में अवसर दिया जाता है, यानी कि अपनी बातें रखने का अवसर मिलता है केंद्रीय विधान परिषद में। यानी कि वो भी गैर सरकारी सदस्य होने के नाते। सरकारी सदस्य वो होते थे जो ब्रिटिश संसद से आते थे, ब्रिटिश संसद वो होते थे सरकारी सदस्य। और जो भारतीय शामिल की गई, भारतीय महाराजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव जो शामिल किए गए थे, यही थे 3 भारतीय जिनको भारतीय केंद्रीय परिषद में अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। और इसी क्रम में और 1861 के अधिनियम में ही 1861 के अधिनियम में ही यह व्यवस्था आती है कि कम से कम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को शामिल किया जाएगा केंद्रीय विधान परिषद में, जिनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का होगा, मात्र 2 वर्ष का होगा। तो अगर यह वीडियो पसंद आता है, यह था केंद्रीय विधान परिषद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का पूरा डिटेल। अगर ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।